Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about scholarships और scholarship में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले है कि हमें scholarship क्यों चाहिए और इसकी जो काफ़ी सारी रीज़न्स हैं उनको मैं समराइज़ करूँगा। उसके अलावा फिर स्कॉलरशिप के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम लोग लिस्ट पूरी को डिस्कस करेंगे स्लाइडली। और उसके बाद जब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको कौन से स्किल्स चाहिए, उसके बाद हर डॉक्यूमेंट पे हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको एलेबोरेट करूंगा कि किस तरह आप लोग किस डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से बना सकते हो सो दैट यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप और उस पोजीशन में आप लोगों को फंडिंग मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए उसमें सबसे बेसिक रीज़न और जो फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन। हर बंदा, अभी आप लोगों ने स्टैट्स देखे थे 2022 के, उसमें 8 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के गए हैं और उसकी ये वजह है कि रोज़गार का इशू है। पाकिस्तान में आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, फैमिली को आपने फीड ज़रूर करना है, तो उस फीडिंग के लिए आपको जो सोर्सेज चाहिए, जो आपको इनकम चाहिए, वो पाकिस्तान में नहीं मिल रही। तो उस वजह से लोग सलाम करते हैं पाकिस्तान को और बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके रेमिटेंसीज हैं वो भेजते हैं। उससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी खुश रहती है क्योंकि रेमिटेंसीज आ रही हैं और जो पाकिस्तानी बाहर बैठ के अपनी फैमिली को भी संभालता है। एक तो ये रीज़न है। और उसके बाद पाकिस्तान में रहते हुए आपको ये नहीं पता कब आप ही कोई आए गाड़ी तोड़ देगा, कब आपको उठा लिया जाएगा। आपने बहुत सारे केसेस पिछले दिनों में देखे हैं, जिस मर्जी घर में रेड करते हैं, किसी को उठा के ले जाते हैं, बाद में पता चलता है जी इस पे ये केस था और वो केस उठाने के बाद बनता है। उसके बाद जब आप रोड पे निकल रहे हो इस्लामाबाद में, मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हुए हैं जो लोग डर रहे होते हैं कि सुबह गाड़ी लेके निकल रहे हैं और शाम को पता नहीं गाड़ी सही सलामत वापस आती है कि नहीं। रास्ते में कोई रोक के 4 डंडे मारता है, विंड स्क्रीन तोड़ के चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपकी अपनी चीज़ है, आप खुद उसको ड्राइव कर रहे हो लेकिन सेफ्टी कोई नहीं है। जब मर्जी कोई ना कोई आपकी गाड़ी आके तोड़ जाएगा और ना आप केस कर सकते हो ना आपको उसका कुछ मिलेगा। तो जब आप लोगों को इतने सारे नुकसान मिल रहे हैं तो व्हाई वुड यू लाइक टू स्टे। आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है और मुसलमानों के लिए बड़ा मुकद्दस महीना कंसीडर किया जाता है। और इस मंथ में आप लोग यार ज़रा फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स की प्राइसेस देखें। मेरा दोस्त लाहौर में रहता है, उससे मेरी बात हो रही है, उसने मुझे रेट सेंड की है कि ये रेट्स हैं फ्रूट्स के एंड आई वॉज शॉक टू रीड दैट मैसेज। वो मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा आपके साथ कि किस लेवल तक जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं और जो गरीब बंदा है, जो दिहाड़ीदार है, वो किस तरह किसी फ्रूट को हाथ भी लगा सकता है। आप लोग 500 रुपया देते हो, 2-3 खरबूजे आपको मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। अगर ये सिचुएशन है पाकिस्तान में, आप लोगों का खाना पीना ही पूरा नहीं हो रहा, आटे की लाइनें आपको लगी हुई मिलती हैं, उन लाइनों में 2-3 बंदे मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने कोई केस फाइल नहीं करना, किसी ने गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करना, नथिंग। तो आपकी अपनी जान ही सेफ नहीं है। आपको नहीं पता जो लिखी है वो तो आनी आनी है, उससे पहले ये लोग मारने को फिर रहे होते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में इतनी अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन इतनी हो चुकी है कि डॉलर आपका किस लेवल पे जा रहा है। जिम्बाब्वे वाले हालात नज़र आ रहे हैं कि रेडी में पैसे लेके जाने और ब्रेड लेके आनी। इन्फ्लेशन इस लेवल तक हमारे यहाँ पे इंक्रीज कर रही है और मैं पढ़ रहा था कि 48 ईयर्स का रिकॉर्ड टूट गया है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। इस सिचुएशन में कोई भी बंदा पाकिस्तान रहने को तैयार नहीं है, हर बंदा अपॉर्चुनिटी देख रहा है। मेरी जितनों से बात होती है वो यही कहते हैं कि जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोग निकल जाएंगे। उसके बाद ये तो पाकिस्तान की सिचुएशन आ गई। अब अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान से बाहर आपने अपना मुल्क छोड़ना है तो उसके लिए आप लोगों को अगले मुल्क से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एजुकेशन लेवल का बहुत डिफरेंस है। इस पर मेरी एक पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। तो एजुकेशन का इतना डिफरेंस है कि हम लोग बॉटम पे हैं और ये लोग टॉप पे हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि जब आप इस सिस्टम में आते हो तब आपको समझ आती है कि एजुकेशन का पर्पज़ क्या है। और एजुकेशन सिस्टम में से अच्छे में से जब आप गुजरते हो तो आपको सीखने को क्या क्या मिलता है। उसमें आपकी रिसर्च, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, पीएचडी के लिए आ रहे हो, तो रिसर्च आपकी वो इस लेवल पे है
इनोवेटिव रिसर्च है, नोवेलिटी है उसमें, ठीक है। उसके बाद जो आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जो आपका एक्सपोजर होगा, जो आपका इंटरेक्शन होगा, आप यहाँ पे रहते हुए हर मुल्क के तकरीबन लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनका कल्चर देखते हो, उनके साथ अपना कल्चर शेयर करते हो, फिर आपकी कम्युनिकेशन होती है, देन यू लर्न अ लॉट। इस सारे प्रोसेस में आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होते हो। और यही अगर आप पाकिस्तान में रहोगे तो आपको सारी की सारी कम्युनिटी, अगर आप पंजाब में हो तो पंजाबी मिलेंगे, अगर आप सिंध में हो तो सिंधी मिलेंगे, और सेम कल्चर, माइंडसेट वो भी सेम, ग्रोथ के चांसेस बिल्कुल नियर टू ज़ीरो। उस तरह के एनवायरनमेंट में आपका ग्रो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप इधर आते हो देन यू नो हाउ टू ग्रो एंड इन विच डायरेक्शन यू नीड टू गो। वो सारी चीज़ें आपको इधर आके समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो अब जब आपने पाकिस्तान से निकलने का सोच लिया है और अब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनानी होती है। उस लिस्ट में आपकी सीवी है, अट्रैक्टिव सीवी, आपका कवर लेटर है, रिकमेंडेशन लेटर है, आपका LOM है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, उसके बाद आपका एडमिशन लेटर है, एक्सेप्टेंस लेटर है, एंड देन आइल्स। और सबसे पहले आपकी सीवी को अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है, ताकि इसमें जो भी डिटेल्स आप दें वो एक तो रेलिवेंट हो, और दूसरा उनको अच्छे तरीके से समराइज किया हो, ताकि जो रीडर है उसको जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर मिले, उसको पता चले कि हु इज़ ही इंटरेक्टिंग विद। तो आपने अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी सीवी के थ्रू, और उसके बाद सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कवर लेटर है, उसके थ्रू आपने कन्वे करनी होती है। जो चीज़ें सीवी में ऐड कर दी हैं वो कवर लेटर में रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो ये एक अलग वीडियो में डिटेल्स मैं दूंगा किस तरह लिखना है। सो दीज आर द थिंग्स विच मस्ट बी वेल रिटन, वेल डॉक्यूमेंटेड टू गेट अ बेटर स्कॉलरशिप। देन इफ़ यू टॉक अबाउट आइल्स, ये अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको मैंडेटरी है, आपको आइल्स ज़रूर चाहिए। और उसके जो बैंड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वो रिक्वायरमेंट 6.5 है। अगर आप लो रैंक की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट 4.5 लाइक इन सम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़। यूके में और USA वगैरह में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन पूरी दुनिया में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ 6.5 बैंड्स पे ही एडमिशन देती हैं। और अगर आप नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ जिस तरह यूरोप है, अगर इधर भी अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास आइल्स है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, वो आपकी एप्लीकेशन को रैंक करवाएगा। आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग होगी अगर आप आइल्स साथ अटैच कर दोगे। सो इसलिए मैं तो रेकमेंड यही करता हूँ कि आप आइल्स ज़रूर करें। आप आइल्स करके फिर अप्लाई करें, देन यू विल हैव अ बेटर चांस टू गेट द स्कॉलरशिप। देन आपके जो ही मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी लिस्ट पूरी बताई थी उसमें रिकमेंडेशन लेटर, आपका सीवी, आपका कवर लेटर, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, हर जगह आपको जो स्किल चाहिए उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है वो इंग्लिश है। आपकी जो इंग्लिश की ग्रामर है, इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आपकी इंग्लिश की पंक्चुएशन है, यानी इंग्लिश लिखने का जो तरीका है, इंग्लिश राइटिंग आपकी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपकी सीवी इंग्लिश में है, आपका कवर लेटर इंग्लिश में है, आपका LOM इंग्लिश में है, आपने रिकमेंडेशन लेटर इंग्लिश में लिखवाना है, और ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने खुद लिखने हैं। जब आप खुद चीज़ें लिख रहे हो और आपको इंग्लिश ही नहीं आती या आपका इंग्लिश में वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप किस तरह उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से लिखोगे और भी प्रेजेंट करोगे। सो दिस इज़ द रीज़न वाई इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग इज़ इन द टॉप रैंक्स। तो इंग्लिश में आपकी राइटिंग अच्छी हो, आपको सेंटेंस लिखना आता हो, आपको 2-3 सेंटेंस को कंबाइन करके लिखना आता हो, आपको कॉम्प्लिकेट सेंटेंस को करना आता हो, सो दीज आर थिंग विच यू मस्ट नो। उसके बाद इंग्लिश राइटिंग में फिर आपको ईमेल्स लिखनी पड़ती हैं। अब ईमेल्स में हमारा पाकिस्तानियों का लेवल मैंने यहाँ तक देखा है कि उनको जीमेल का सिर्फ इतना ही पता है कि जीमेल पे व्हाट्सएप का डाटा बैकअप होता है, उसके अलावा उनको जीमेल का नहीं आइडिया। एक्चुअली ईमेल का जो पर्पज़ है वो आपका कम्युनिकेशन है, और उस कम्युनिकेशन में भी आपको इंग्लिश चाहिए, आपको अच्छी ईमेल की बॉडी लिखनी आनी चाहिए, आपको अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लिखना आना चाहिए ताकि आपकी ईमेल ओपन की जाए, और उसके बाद आपको अच्छी ईमेल की बॉडी बनानी आनी चाहिए, जो कि ग्रीटिंग, इंट्रो, डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन और एंडिंग रिमार्क्स, हर चीज़ आपको पता हो किस तरह आप लिखते हो। सो ये चीज़ें आपको पता होंगी तो ही आप अच्छी पोजीशन ले सकते हो। लास्ट पे जो आपको स्किल, ये PhDs के लिए ज़्यादा है, लेकिन अगर आप MPhil करने जा रहे हो तो कुछ यूनिवर्सिटी जिस तरह इटालियन यूनिवर्सिटीज़ वो इंटरव्यू करती हैं,
तो जब आप इंटरव्यू में जाते हो, तो आप वीडियो कॉल पे होते हो, आपको जो इंग्लिश बोलना है वो भी आना चाहिए। जब आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते हो तो इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द रिसिपिएंट, जो भी आपका इंटरव्यूअर है उस पर। जब आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो तो आप में खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपने आप पे एतमाद होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन अ बेटर वे। तो अगर आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहे, आप लैग कर रहे हो, आप स्टटर कर रहे हो किसी भी पॉइंट पे, उस वजह से इशू ये बनता है कि आपका जो इम्प्रेशन है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है उसका। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए यू नीड टू डू प्रैक्टिस एंड यू नीड टू फॉलो माई वीडियोज़ so that you can write in a better way. You know the guidelines how to write, and I will keep guiding you guys in the coming videos. So for now this is it, and see you, take care, bye.